आज हम जिस लेख का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरी पारंपरिक सोच को ही पलट कर रख देता है। बिल्कुल। और ये लेख है मंगेश बनीबाई काशीराम रिपाड़ का लिखा हुआ, जिसका शीर्षक है सिटीजन सोल्जर्स एंड द स्ट्रेटजी फॉर नेशनल सॉवरेनिटी। और इस लेख की पूरी नींव ही इस एक बात पर टिकी है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बीच असल में कोई फासला है ही नहीं। हाँ, और चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ विशुद्ध रूप से विश्लेषणात्मक है। एकदम सही। मतलब हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम केवल उस जटिल और उलझे हुए नैरेटिव को सुलझाना है जिसे लेखक ने इस लेख में बुना है। एक ऐसा ताना बाना जो अमेरिका, चीन, ईरान और रूस जैसे देशों की नीतियों को खींचकर। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत लेख के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दावे से करते हैं, जहां से ये पूरी कहानी अपना आकार लेती है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दावा है। लेखक अपने तर्क की शुरुआत विश्व की बड़ी शक्तियों के बदलते हुए निशानों से करते हैं ना? जी, लेख में ये दावा किया गया है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में और खासकर ईरान के साथ जो उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था उसे अचानक से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अच्छा, तो इसके पीछे लेखक ने क्या कारण बताया है? मतलब क्या उनके मतभेद सुलझ गए हैं? नहीं, लेखक का तर्क ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति इसलिए स्थापित नहीं हुई क्योंकि उनके मसले हल हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गई हैं। प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जी। तो अब उनका मेन फोकस कहाँ है? लेखक के अनुसार अब उनके निशाने पर सबसे ऊपर भारत आ गया है। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक बदलाव है। और दिलचस्प बात यह है कि इस नैरेटिव में अमेरिका अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेख ये भी दावा करता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस सिद्धांत पर चलते हुए अमेरिका और चीन एक साथ आ गए हैं। वही अमेरिका और चीन जो हमेशा से एक दूसरे के कट्टर वैचारिक और आर्थिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। हाँ, वही। लेख के मुताबिक उन्होंने भारत को रणनीतिक रूप से घेरने के लिए एक तरह का अघोषित गठबंधन बना लिया है। और इसी बात को साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की उस चीन यात्रा का भी जिक्र किया गया है ना? जी हाँ, उस यात्रा को कोई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं माना गया है, बल्कि इसी भारत विरोधी साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। और शायद रूसी गैस टैंकरों को वापस लौटाए जाने की घटना को भी इसी एंगल से देखा गया है। एकदम सही। उसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नाकाबंदी के प्रयास के रूप में पेश किया गया है। मतलब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक विशाल ग्लोबल चेस बोर्ड या शतरंज के खेल जैसा नहीं लग रहा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। जहां लेखक के अनुसार सारे के सारे मोहरे, मतलब जो देश है, वो अचानक से अपनी जगह बदल रहे हैं ताकि भारत को घेरा जा सके। लेकिन ये अलग अलग घटनाएं एक ही धागे में कैसे पिरोई जा सकती हैं? देखिए, इस तरह के दावों को समझने के लिए हमें थोड़ा कूटनीतिक मनोविज्ञान को देखना होगा। यहाँ कूटनीति से ज्यादा पैटर्न रिकॉग्निशन काम कर रहा है। अच्छा, पैटर्न रिकॉग्निशन, थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे इसे? मतलब जब कोई व्यक्ति हर घटना को एक ही चश्मे से देखने लगता है, एक भारत विरोधी चश्मे से, तो दुनिया की हर हलचल उसे उसी दिशा में जाती हुई लगती है। समझ रही हूँ। तो अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई व्यापारिक बातचीत भी हो रही है तो उसे नॉर्मल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल। या फिर ईरान के मोर्चे पे अगर शांति भी हो रही है तो उसे स्वाभाविक कूटनीति मानने के बजाय लेखक उसे एक बहुत बड़ी साजिश के सबूत के तौर पर देखता है। हाँ, ये बात मुझे उस चीज की याद दिलाती है जब कोई रात के आसमान को देख रहा हो, तारे एक दूसरे से प्रकाश वर्ष दूर हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सही कहा, उनका अपना अलग वजूद होता है। लेकिन जो देखने वाला है वो उन बिखरे हुए तारों के बीच अपने दिमाग में रेखाएं खींच लेता है और आसमान में एक डरावने आकार की कल्पना कर लेता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। लेखक का नजरिया भी बिल्कुल वैसा ही है ना? मतलब ईरान युद्ध का रुकना, ट्रंप की चीन यात्रा और वो रूसी गैस टैंकर, ये सब अलग अलग तारे हैं। हाँ, और इन्हीं को जोड़कर लेखक ने एक वैश्विक साजिश का पूरा तारामंडल बना दिया है। मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह भी कहते हैं। मतलब पहले से ही एक नतीजा तय कर लेना और फिर उसी हिसाब से सबूत ढूंढना। एकदम सही। लेखक ने पहले ही ये तय कर लिया है कि भारत को तबाह करने की कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय योजना चल रही है और अब वो बस दुनिया भर की घटनाओं को चुन चुनकर अपने दावे को सही साबित कर रहा है। जैसे वो रूसी गैस टैंकरों वाला उदाहरण। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में सप्लाई चेन की दिक्कतें या कीमतों के उतार चढ़ाव को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है और उसे सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खत्म करने की साजिश बता दिया गया है। तो चलिए एक पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, मान लेते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये विदेशी साजिश जमीन पर काम कैसे कर रही है। और यहीं पर लेख अचानक वॉशिंगटन और बीजिंग से निकलकर सीधे बंगाल के चुनावों में पहुंच जाता है। और ये इस पूरे लेख का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मोड़ है। बिल्कुल, मतलब विदेशी साजिश और हमारे घरेलू चुनाव। हाँ, लेखक का दावा है कि विदेशी ताकतें भारत पर सीधे सैन्य हमला तो कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने भारत को अंदर से तोड़ने की या कहें बाल्कनाइज करने की रणनीति अपनाई है। और इस रणनीति का केंद्र बिंदु उन्होंने बंगाल चुनाव को बताया है। जी, नेक साफ तौर पर कहता है कि बंगाल चुनाव में जो नतीजे आए, उन्होंने अमेरिका की इस पूरी मास्टर प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। रुकिए, यहाँ पर थोड़ा तार्किक रूप से एक सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या हम वाकई ये मान सकते हैं कि किसी एक राज्य के चुनाव के नतीजे, चाहे वो राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की विदेश नीति को रोक सकते हैं? देखने में तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है। मतलब अमेरिका के पास तो अनगिनत विकल्प होते हैं। क्या एक स्थानीय जनमत इतना निर्णायक हो सकता है कि वो देश का भूगोल ही बदल दे? ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा। तार्किक रूप से देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन हमें इस नैरेटिव को लेखक के नजरिए से समझना होगा। अच्छा, तो उनके हिसाब से इसके पीछे क्या तर्क है? लेखक के अनुसार ये कोई आम राजनीतिक चुनाव था ही नहीं, ये एक भौगोलिक अस्तित्व की लड़ाई थी। भौगोलिक अस्तित्व? वो कैसे? वो दावा करते हैं कि अगर वहां की जो सत्ताधारी पार्टी थी वो एक साधारण बहुमत से भी जीत जाती, तो अगले कुछ ही सालों में विदेशी ताकतों की मदद से बंगाल को भारत से अलग करने का काम शुरू हो जाता। बाप रे! और अगर ऐसा होता तो इसका सीधा असर तो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर हिस्से पर पड़ता है ना? बिल्कुल। बात फिर से नक्शे और भूगोल पर ही आ जाती है। यहाँ चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता का जिक्र किया गया है। हाँ, वो बहुत ही संकरा सा रास्ता जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। सही कहा। रणनीतिक रूप से वो हिस्सा हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है और लेखक ने इसी असली भौगोलिक चिंता को उठाकर स्थानीय राजनीति के साथ मिक्स कर दिया है। और इसी साजिश को और पुख्ता करने के लिए लेख में पूर्वोत्तर से CIA के एक जासूस के पकड़े जाने की बात भी कही गई है। हाँ, जिससे ये कहानी बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसी लगने लगती है। मतलब ये जासूसी वाली बात तो सीधे सीधे ये कहने की कोशिश है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले से ही वहां मौजूद थी और अलगाववादियों को भड़का रही थी। एकदम सही। इसी वजह से इस पूरे लेख को एक सर्वाइवल नैरेटिव या अस्तित्व बचाने की कहानी कहा जा सकता है। मतलब चुनाव में वोट डालने वाला आम आदमी सिर्फ नेता नहीं चुन रहा था, वो अनजाने में CIA की साजिश को नाकाम कर रहा था। हाँ, और अपने देश का नक्शा कटने से बचा रहा था। ये एक लोकल चुनाव को इतने बड़े महाकाव्य वाले स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही चतुर तरीका है। तो अब अगर ये मान लें कि देश के अंदर वाली ये जो विदेशी साजिश थी वो चुनाव के जरिए फेल हो गई, तो अगला खतरा कहाँ से आएगा? क्या इसीलिए लेखक अचानक से भविष्यवाणी करने लगते हैं कि बहुत जल्द भारत की सीमाएं सुलग सकती हैं? ये तर्क की एक बहुत ही स्वाभाविक अगली कड़ी है, क्योंकि जब अंदरूनी तोड़फोड़ नाकाम हो जाती है तो बाहर से दबाव बढ़ना तय माना जाता है। तो क्या लेख ये चेतावनी दे रहा है कि दोनों सीमाओं पर एक साथ युद्ध हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस भविष्यवाणी का आधार कोई सैटेलाइट इमेज या सेना की मूवमेंट की रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये निष्कर्ष कहाँ से निकाला? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई कुछ सार्वजनिक अपीलों से। अरे वाह! मतलब लेखक राजनेताओं के भाषणों को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें किसी सीक्रेट कोड की तरह डिकोड कर रहे हैं। हाँ, वो मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कोई आम सी लगने वाली अपील दरअसल किसी बहुत ही गंभीर इंटेलिजेंस अलर्ट या खुफिया चेतावनी का नतीजा है। ये तो बहुत ही थ्रिलर जैसा लग रहा है। मतलब एक सामान्य भाषण को वॉर टाइम अलर्ट माना जा रहा है। क्राइसिस कम्युनिकेशन में अक्सर ऐसा ही होता है। जब संकट का समय होता है तो नेता जो भी कहते हैं उसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है। तो लेखक ये जताना चाह रहे हैं कि सरकार को इस बड़े खतरे का पहले से पता है? बिल्कुल, वो स्थापित कर रहे हैं कि सरकार इस साजिश को जानती है, लेकिन एक लोकतंत्र में सरकार सीधे मंच से ये तो नहीं कह सकती ना कि हम पर ग्लोबल साजिश हो रही है। हाँ, अगर ऐसा कहेंगे
तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी, शेयर बाजार गिर जाएगा। एकदम सही। इसीलिए लेखक का मानना है कि सरकार जनता से इशारों में या कोड में बात कर रही है और आने वाले खतरे के लिए तैयारी करने को कह रही है। ये नैरेटिव तो जनता को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो भी किसी बहुत बड़े सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन गए हो। यही तो इस लेख की खासियत है। तो जब स्थिति इतनी खतरनाक है, सीमा पर युद्ध का खतरा है, दुनिया भर की ताकतें हमें घेर रही हैं, तो ऐसे में सरकार एक आम आदमी से क्या चाहती है? क्या हमें बंकर बनाने चाहिए? नहीं, बंकर बनाने की जरूरत नहीं है। और यहीं से हम इस लेख के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जिसे द सिटीजन सोल्जर प्रोटोकॉल कहा गया है। अच्छा, तो यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, रसोई गैस और स्कूटर की चाबी। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि अब देश की रक्षा सिर्फ फौजियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। हर नागरिक को खुद को एक सैनिक मानना होगा जो देश के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, है ना? नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी हमारी दैनिक आदतों से, हमारे उपभोग से। और इसके लिए लेखक ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कदम बताए हैं। जैसे लोगों से कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। हाँ, और नया सोना खरीदने के बजाय घरों में जो सोना रखा है उसे बैंकों में जमा करें। और विदेशी सामानों का तो पूरी तरह से बहिष्कार करने को कहा गया है। मतलब लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि एक विदेशी माचिस की तीली भी देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सही बात है। इसके अलावा सौर ऊर्जा अपनाने और खाद्यान्न, तेल और गैस का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। पता है, ये सब सुनकर मुझे सीधे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की याद आ रही है। अच्छा, वो कैसे? मतलब उस समय ब्रिटेन और अमेरिका में जिस तरह से राशनिंग की जाती थी, आम लोगों से कहा जाता था कि खाना बचाओ, धातु दान करो, पेट्रोल कम खर्च करो। हाँ बिल्कुल, वॉर एफर्ट का हिस्सा माना जाता था उसे। हाँ, तब ऐसा माना जाता था कि आम आदमी जो कुछ भी बचा रहा है वो सीधा बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिकों के काम आ रहा है। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हथियार, गोलियां नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यक्तिगत बचत को मैक्रो सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा कैसे गया है। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। मतलब मेरे पैदल चलने या गैस बचाने से अमेरिका या चीन की नीतियां कैसे बदल जाएंगी? देखिए, इसका सीधा सा गणित हमारे आयात यानी इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर पर कच्चा तेल और गैस, बाहर से मंगवाता है। तो जब हम गैस या पेट्रोल बचाते हैं तो हम सिर्फ अपना पैसा नहीं बचा रहे होते हैं। बिल्कुल, हम देश का इंपोर्ट बिल कम कर रहे होते। और इंपोर्ट कम होने का सीधा मतलब है हमारा फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भंडार बचना। अच्छा, और जब किसी देश के पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुकाना या ब्लैकमेल करना मुश्किल हो जाता है। एकदम सही। और विदेशी सामान के बहिष्कार का तर्क भी बिल्कुल यही है। आप विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो विरोधी देश की अर्थव्यवस्था में हमारा पैसा नहीं जाएगा। समझ रही हूँ। और वो सोने वाली बात, वो भी काफी दिलचस्प थी। हाँ, भारत में लोगों के पास टनों के हिसाब से सोना घरों में रखा है। लेखक का कहना है कि अगर वो सारा सोना बैंकों में आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई ग्लोबल ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर ये उसी वर्ल्ड वॉर वाली राशनिंग की तरह काम कर रहा है। उस समय भी सरकारों का मकसद सिर्फ सामान बचाना नहीं था, बल्कि हर नागरिक को ये महसूस कराना था कि वो युद्ध में एक अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो या फैक्ट्री वर्कर, लेखक भी उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वो गैस बचाने जैसे छोटे से काम को देशभक्ति का एक बहुत बड़ा काम बना रहा है। वाकई, ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट प्रोसेस है। मतलब अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें तो मंगेश बनेबाई काशीराम रेपाल जी ने एक बहुत ही विशाल और विस्तृत कैनवास तैयार किया है। जी हाँ, बहुत ही डिटेलिंग है इसमें। उन्होंने शुरुआत की अमेरिका, चीन और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, फिर उस धागे को वो भारत के बंगाल चुनावों और CIA के जासूसों तक ले आए। और उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषणों को डिकोड करके बॉर्डर पर युद्ध की चेतावनी दे दी। और अंत में इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का उपाय कहाँ ढूंढा? एक आम हिंदुस्तानी की रसोई में, उसके स्कूटर के पेट्रोल में और उसकी रोजमर्रा की आदतों में। ये नैरेटिव बनाने की एक बहुत ही असाधारण कला है। एक आम इंसान को लगता है कि वो जियोपॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये लेख उसे एहसास दिलाता है कि महाशक्तियों को हराने की चाबी उसी की जेब में है। हाँ, जो इंसान खुद को पावरलेस समझता है, उसे ये लेख एकदम से पावरफुल बना देता है।
बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि हमने चर्चा के शुरू में ही कहा था श्रोताओं, हमारा मकसद इस लेख के सच या झूठ पर फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं था। एकदम सही। हमने सिर्फ मंगेश जी के विचारों और उनके सोचने के तरीके का एक निष्पक्ष विश्लेषण किया है। हमने बस ये समझने की कोशिश की कि कैसे बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हमारी छोटी-छोटी घरेलू आदतों से जोड़ा जा सकता है। और आज के समय में किसी भी जानकारी या नैरेटिव को इस तरह तार्किक रूप से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा। एक तरह का विरोधाभास है इस पूरी थ्योरी में। अच्छा, वो क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी देश के सारे नागरिक वाकई एक सैनिक की तरह जीने लगें, मतलब वो अपनी खपत को एकदम कम कर दें, कुछ भी नया सामान ना खरीदें, बाजार जाना बंद कर दें और बस सारे संसाधन राज्य के लिए बचाने लगें, तो क्या होगा? ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया है ना? क्योंकि आज के आधुनिक दौर में किसी भी देश की जो ग्लोबल ताकत है, वो उसकी बढ़ती हुई और उपभोग पर टिकी अर्थव्यवस्था पर ही तो निर्भर करती है। बिल्कुल, इकोनॉमी ही तो मेन इंजन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर पूरे देश में ये आर्थिक संन्यास ले लिया जाए, तो क्या वो अर्थव्यवस्था ही ठप नहीं हो जाएगी जिस पर देश की ताकत टिकी है? ये तो बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है। वही तो, देश को बचाने का ये जो कठोर तरीका है, कहीं ये उसी व्यवस्था को तो नहीं गिरा देगा जिस पर देश खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक ग्रोथ के संतुलन पर सोचने को मजबूर कर देता है। वाकई, ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर बहुत गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के इस टकराव का कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। सही कहा आपने। और इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं पर संपन्न होती है।